कि उगते हुए सूर्य का चित्र लगाने से और दौड़ते हुए घोड़े का फोटो लगाने से जिंदगी में सफलता है वो कभी नहीं मिलती। अगर जिंदगी में सफलता चाहते हो तो सूर्य से पहले उठना होगा और घोड़ों से तेज दौड़ना होगा, तभी आपकी सफलता है वो कदम चूमेगी और ये संसार को जवाब है वो मिल जाएगा। तो मैं विशाल सर सैम क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आपको थोड़ा सा क्या है मोटिवेशन लाइन है वो देना शुरू कर दिया। ठीक है, अब अपना चैप्टर शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर कल सरफेस फिनिशिंग हो गया, लेपिंग हो गया, होनिंग हो गया, फ्रोस्टिंग हो गया। ये तीन चैप्टर है वो पूरे के पूरे हो गए। पर अपना एक सरफेस फिनिश के अंदर ही लेपिंग आता है और होनिंग आता है, फ्रोस्टिंग आता है। उसी के अंदर एक चैप्टर और निकल के आता है, प्रोटेक्टिव कोटिंग। क्या? प्रोटेक्टिव कोटिंग यानी एक बचाव की परत। अब वो बचाव की परत क्या होती है, कैसे होती है, वो अपन देखेंगे। ठीक है, चलो बताओ, इंट्रो कोई बताएगा? एक बार क्लास को ज्यादा शेयर लाइक कमेंट कर दीजिए। अगर क्लास आपको लास्ट में तक देखते हो बढ़िया लगती है, समझ में आता है तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में थम्स अप कर दीजिएगा। ठीक है, चलो तो मेरे को ये बताओ, प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है वो क्या होती है? प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है वो क्या होती है? अब जैसे कि अपन घरों पे ऊपर घरेलू घरेलू भी ले सकते हैं और अपना जो लेप का काम है वो भी ले सकते हैं। अब लेप का काम कैसे ले सकते हैं? जैसे कि आपने कोई भी जॉब काटी है, उस जॉब को पड़े पड़े 6 या 7 दिन हो गए तो उसके ऊपर क्या जम जाता है? जंग लग जाता है। जंग लग जाता है, वो किसके प्रभाव से जंग लगता है? पानी के प्रभाव से, हवा के प्रभाव से। क्या कह रहा है कि किसी जॉब को हवा या पानी के प्रभाव से बचाने के लिए क्या करना पड़ता है? एक प्रोटेक्टिव कोटिंग लगाई जाती है। उससे क्या होता है कि आपकी जॉब है वो जंग लगने से बच जाती है। ठीक है, अब घरेलू तौर तरीके से जो औरतें आभूषण पहनती है, सोने चांदी, अब कुछ क्या होती है, उनका जो आर्थिक स्थिति सही नहीं होती तो वो कुछ मतलब नकली भी पहनती है, तो उनके ऊपर एक परत आती है चांदी की और सोने की आती है ना, तो वो क्या है? एक प्रकार की प्रोटेक्टिव कोटिंग है। तो वो क्या है? उस चीज को जंग लेने से बचाती है, हवा और पानी से प्रभाव से बचाती है। ठीक है, उसको आप किसी भी जॉब के ऊपर या किसी भी आभूषण के ऊपर सोने की, चांदी की, जिंक की, एल्युमिनियम की, किसी भी प्रकार की प्लास्टिक की कोटिंग है वो कर सकते हैं, किसी भी औजार को और किसी भी आभूषण को बचाने के लिए और उसकी लाइफ लाइन बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो चलो आगे लिखते हैं। लिखो, किसी जॉब को पानी व हवा के प्रभाव से बचाने के लिए उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कोटिंग, बोले तो परत लगाई जाती है। यानी किसी भी जॉब को हवा व पानी के प्रभाव से बचाने के लिए क्या किया जाता है? एक प्रोटेक्टिव परत लगाई जाती है या कोटिंग की जाती है। अब मेन मोटिव क्या रहता है? प्रोटेक्टिव कोटिंग लगाने का मेन मोटिव क्या रहता है? कि किसी भी जॉब को जंग लगने से बचाया जाता है। तो इसमें लिखो, किसी भी जॉब को जंग लगने से, एक सेकंड, जंग लगने से बचाया जाता है। ठीक है, क्या कह रहा है? किसी जॉब को पानी हवा के प्रभाव से बचाने के लिए एक प्रोटेक्टिव कोटिंग लगाई जाती है, मान लीजिए एक परत लगाई जाती है। और वो क्यों लगाई जाती है? क्योंकि जॉब को आप क्या कर सकते हो? किसी भी जंग से बचा सकते हो। ठीक है, दूसरा, और ये क्या काम करता है कि किसी भी आभूषण और किसी भी मतलब आपका जो मॉडिफाई, एक मान लीजिए कि अपने जो घर के मेन गेट होते हैं उनके बहुत सारे डिजाइन बने होते हैं, उनके ऊपर जो ये कोटिंग है वो क्या करती है? बेस्ट काम करती है और उनको सुंदर दिखने में मदद करती है। तो इसमें लिख सकते हैं
कोटिंग करने से किसी भी वस्तु को क्या किया जा सकता है, सुंदरता में दिखाया जा सकता है। तो इसमें लिखो किसी जॉब, दरवाजे, खिड़कियां, आभूषण को सुंदर दिखाया जाता है। ठीक है, आई बात समझे क्या किया है कि किसी जॉब, दरवाजे, खिड़कियां या आभूषण को क्या कर सकता है, यह सुंदर दिखा सकता है। दूसरा, अगर आप क्या जॉब के ऊपर कोटिंग करके छोड़ देते हो, उसकी क्या लाइफ टाइम है वो बढ़ जाती है। दरवाजे की लाइफ टाइम बढ़ जाती है। मान लीजिए कोई घरेलू कोई दरवाजा है, उसके ऊपर आपने कलर कर दिया बढ़िया सा, और वो उसकी जो 6 महीने की गारंटी हो गई कि हाँ ये 6 महीने कहीं नहीं जाएगा, तो इसी प्रकार क्या होता है कि उसकी लाइफ टाइम है वो बढ़ा दी जाती है। तो इसमें लिखो इससे इन सब की लाइफ लाइन बढ़ जाती है, बढ़ जाती। ठीक है, आई बात समझे। अब देखो कि कोई भी लेडीज है, मतलब कोई भी नकली आभूषण है, उसके ऊपर कोटिंग मिलती है आपको सोने की और चांदी की, मतलब होती नहीं है परंतु सुनहरे कलर की और चांदी के कलर की होती है। और वो क्या होती है, उसको अपन मान लीजिए कि अगर एक लेडीज है वो पहन है, तो उसको 6 या 7 सीजन है, वो सीजन मान लीजिए या शादी समारोह मान लीजिए, वो निकाल सकती है उसमें। ठीक है, वो एक परत चढ़ा दी तो उसके ऊपर क्या हो गया, उसकी एक सुंदरता हो गई, और वो क्या आ गया, एक जीवन काल उसका बढ़ गया, उसका आर्थिक स्थिति भी सही है, नहीं है तो वो भी अपना काम कर सकती है। ठीक है, तो चलो अब इतना हुआ कि किसी जॉब को पानी या हवा के प्रभाव से बचाने के लिए प्रोटेक्टिव कोटिंग यानी परत लगाई जाती है। ठीक है, और किसी जॉब को जंग से बचाया जा सकता है, जॉब, दरवाजे, खिड़कियां, आभूषण को सुंदर दिखाया जा सकता है, और इन सब की लाइफ लाइन है वो बढ़ जाती है। अब अपन देखते हैं कि ये जो प्रोटेक्टिव कोटिंग है वो कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, एक तो होती है नॉन मेटालिक, कौन सी, एक नॉन मेटालिक कोटिंग, एक होती है मेटालिक कोटिंग। अब नॉन मेटालिक कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, और जो मेटालिक कोटिंग होती है वो 6 या 7 प्रकार की होती है। वो देखते हैं कौन सी और कैसी है। और आज ये टॉपिक खत्म करके, प्रोटेक्टिंग वाला खत्म करके, अपन बियरिंग का जो एक नया चैप्टर है वो शुरू कर देंगे। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि प्रोटेक्टिव कोटिंग कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, चलो सर्दी के अंदर बिल्कुल ये मतलब स्याही जम जाती है, बहुत तकलीफ होती है, पर इसका भी सोल्यूशन होगा। कब होगा, जब आप लोग सपोर्ट करोगे। जब आप लोग सपोर्ट करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, डिजिटल बोर्ड भी आएगा। ठीक है, मैं ऐसा नहीं है पता नहीं लगा रहा हूँ, बहुत जगह पता लगा रहा हूँ। ठीक है, कहीं से एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर वो टाइम क्या है, टाइम भी स्वार्थी है और लोग भी स्वार्थी है अपना काम निकालने के लिए। ठीक है, चलो तो इसमें देखते हैं कि आपकी ये कोटिंग होती है वो कितने प्रकार की होती है। हाँ, कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं नॉन मेटालिक कोटिंग। नॉन मेटालिक कोटिंग। अब नॉन मेटालिक कोटिंग नाम क्यों रखा गया है, क्योंकि इसके अंदर किसी भी प्रकार का धातु का उपयोग नहीं किया गया। इसके अंदर सारी की सारी क्या है, अधातु है। ठीक है, तो चलो नॉन मेटालिक क्या होती है कि इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, धातु को जंग लगने से बचाने के लिए नॉन मेटालिक कोटिंग का उपयोग है वो किया जाता है। तो इसमें लिखो इसका उपयोग धातु पर लगने वाले जंग को या जंग से लगने वाले जंग से धातु को
लगने वाले जंग से, या ऐसे लिख लो, इसका उपयोग धातु पर लगने वाले जंग से बचाने के लिए। ठीक है, क्या कह रहा है कि नॉन मेटालिक का उपयोग किसके लिए किया जाता है, कि इसका उपयोग धातु पर लगने वाले जंग से बचाने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलो अब ये कितने प्रकार की होती है नॉन मेटालिक कोटिंग, आपकी 3 प्रकार की होती है। देखते हैं कौन कौन सी। तो लिखो ए, कौन सी आ गई, ऑयलिंग कोटिंग, आगे नाम लिख देता हूं मैं। ठीक है, ऑयलिंग, या एक और लिख लो इसमें, एक और कौन सी लिखोगे इसके अंदर, बताओ। ऑयलिंग या ग्रीसिंग, यानी या तो ऑयल करके या क्या करके, ग्रीस करके। तो इसमें क्या लिखना पड़ेगा कि धातु को जंग से बचाने के लिए, जोब को, यानी जोब को जंग से बचाने के लिए तेल के अंदर डुबाकर, तेल या ग्रीस के अंदर डुबाकर अर्धस्थायी कोटिंग है वो की जाती है। तो इसमें लिखो जोब को जंग से बचाने के लिए इसको तेल या ग्रीस में डुबाकर अर्धस्थायी कोटिंग की जाती है। क्या कह रहा है कि ऑयलिंग या ग्रीसिंग क्या होती है, कि जोब को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है कि इसको तेल या ग्रीस में डुबाकर, यानी या ये मान लीजिए ये आपकी जोब है, अब क्या करना आपको, या तो कोई ग्रीस लेना है या कोई ऑयल लेना है, उसके ऊपर डुबाया जाता है। ठीक है, और देख लिया जाता है कि हाँ सभी जगह लग गया, फिर ये क्या होगी, एक प्रकार की अर्धस्थायी कोटिंग होगी। ठीक है, अब एक बार दोबारा है कि अगर इसके ऊपर से तेल उतर जाता है तो दोबारा डुबा लो, फिर इसकी अर्धस्थायी होगी। मतलब इसी तरह क्या किया जा सकता है, इसका लंबे समय तक जीवनकाल को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, चलो तो बी में लिखो, बी में कौन सी कोटिंग होगी आपकी, प्लास्टिक, प्लास्टिक कोटिंग। अब प्लास्टिक कोटिंग क्या होती है कि जोब को या किसी भी प्रकार के टूल को, ठीक है, पिघले हुए प्लास्टिक में डुबाकर अर्धस्थायी कोटिंग है वो की जा सकती है। अब इसका मेन मोस्ट इंपोर्टेंटली उदाहरण दूं आपको, एक जो आपका प्लायर होता है घर में जो प्लास यूज करते हो, वो क्या होता है कि आगे से बिल्कुल क्या होता है, धातु का होता है। ठीक है, होता पूरा धातु का है, परंतु उसके जो पीछे जो फ्लांग्स होते हैं, जो टांगे होती है, वो क्या होती है, प्लास्टिक में क्या डुबा कर की जाती है। ठीक है, वो क्या होगी, एक प्रकार की कोटिंग भी होगी और करंट से बचने के लिए एक उपाय भी हो गया। ठीक है, चलो तो इसमें क्या होगा, जोब या टूल को पिघले हुए प्लास्टिक में डुबाकर अर्धस्थायी कोटिंग की जाती। यानी जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है, जोब या टूल को पिघले हुए प्लास्टिक में डुबाकर क्या किया जाता है, अर्धस्थायी कोटिंग की जाती है। और इसका मैं उदाहरण देता हूं आपको, प्लास। ठीक है, चलो तो ये हुई आपकी दो। ठीक है, बहुत छोटा है, मैं आगे लिखवाता हूं ये मिटाकर, तब तक इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं दूसरी की तरफ। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं आपकी तीसरी कोटिंग की तरफ। तो उसमें तीसरी कोटिंग का नाम आएगा पेंटिंग कोटिंग। चलो ये मिटा दो।
तो इसके अंदर सी लिखो, पेंटिंग कोटिंग। अब पेंटिंग कोटिंग में क्या होता है कि धातु या जॉब को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है, एनिमल पेंट्स में डुबाकर अर्थ साइड कोटिंग वो की जाती है। ठीक है, तो इसमें लिखो जॉब या धातु को एनिमल पेंट्स में डुबाकर अर्धस्थायी कोटिंग की जाती है। ठीक है, क्या कह रहा है कि पेंटिंग कोटिंग क्या होती है, जोब धातु को एनिमल्स पेंट्स में डुबाकर अर्धस्थायी कोटिंग की जाती है और ये पूरा का पूरा प्रोसेस किसके लिए होता है, जंग से बचाने के लिए, ठीक है। ये तीनों की तीनों क्या होती है, जंग से बचाने के लिए की जाती है। ये कौन सी होगी, आपकी नॉन मेटालिक होगी। अब देखते हैं कि आपकी मेटालिक यानी जो धातु होती है, धातु को धातु के साथ अगर अपन टच करते हैं तो वो कैसी होती है। ठीक है, चलो इसी को फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं आपकी मेटालिक कोटिंग। चलो, मेटालिक कोटिंग कितने प्रकार की होती है, कम से कम 6 या 7 प्रकार की होती है, वो अपन देखेंगे कौन सी होती है, कैसी होती है। ठीक है, तो डालो, एक हो गया ना, तो दूसरी है आपकी मेटालिक कोटिंग। अब मेटालिक कोटिंग क्या होती है कि धातु को जंग से बचाने के लिए मेटालिक कोटिंग की जाती है। ठीक है, तो इसमें लिखो धातु को जंग से बचाने के लिए मेटल की कोटिंग जाती है। यानी धातु को जंग से बचाने के लिए धातु के ऊपर ही धातु की कोटिंग की जाती है। बात ये सही है कि धातु को बचाने के लिए धातु के ऊपर ही धातु की कोटिंग की जाती है। जैसे कि आपके आभूषण हो जाते हैं, जो औरतें जो आभूषण पहनती है उनके वो क्या होती है, दूसरे धातु के बने होते हैं। ठीक है, उनके ऊपर जैसे आपकी धातु की मान लीजिए चांदी हो गया या सोना हो गया, ये भी तो धातु है। ठीक है, इनकी परत है वो बना दी जाती है, ये नकली होता है, ये ओरिजिनल नहीं होता। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं ए मेटल स्प्रेइंग, या देखो अगर ये बोलने में तो क्या है, मेटल स्प्रेइंग है। ठीक है, और अपन आम भाषा में क्या बोल सकते हैं, मेटल स्प्रे। क्या, मेटल स्प्रे। अब देखो इस विधि में क्या होता है कि इस विधि में तैयार हुई सरफेस, क्या तैयार हुई सरफेस पर पिघली हुई धातु मेटल की सरफेस की जाती है, यानी धातु स्प्रे की जाती है। अब देखो आपका कोई गहना है, आभूषण है, उसके जो क्या है वो सरफेस एक तैयार है उसकी, उस पर क्या किया जाता है, तो पिघली हुई धातु, उसके ऊपर जो सोना अगर आप पिघला कर उसके ऊपर स्प्रे कर दो तो वो क्या हो जाती है, मेटल स्प्रे हो जाती है। जिससे क्या होता है कि जो उसके ऊपर जो सरफेस थी वो खराब हो गई थी, वो भी तो ठीक हो जाती है और जंग लगने से बचाती है। दो काम हो जाता है। तो इसमें लिखो, इसमें तैयार सरफेस पर पिघले हुए धातु की स्प्रेइंग की जाती है, यानी इसमें तैयार सरफेस पर पिघली हुई धातु की स्प्रे की जाती है। दूसरा, इससे खराब सरफेस ठीक हो जाती है, वह
जंग लगने से भी बचाती है, जंग लगने से भी बचाती। ठीक है, क्या कह रहा है कि ये क्या होती है कि इसमें जो तैयार सरफेस होती है, जो आपने बिल्कुल रेडी तैयार कर लिया है, उसके ऊपर क्या किया जाता है कि पिघली हुई धातु की स्प्रे की जाती है। जैसे आपने होली का माहौल होता है, जो स्प्रे आता है ना कलर वाला, उसी प्रकार क्या होता है स्प्रे आता है, किसके लिए? धातु के लिए। ठीक है, जैसे आपकी बाइक है, बाइक को आप मॉडिफाई करवाते हो तो वो कलर करता है ना, ब्लैक कलर करता है, ग्रीन करता है, रेड करता है, वो क्या होता है? एक धातु का ही होता है। ठीक है, तो चलो क्या होता है, खराब सरफेस ठीक हो जाती है, और आपका जंग लगने से भी बाइक है, जो गाड़ी है, डेंट लग जाता है, वो भी सही हो जाती है। यानी वो क्या होती है? मेटल स्प्रे होती है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं दूसरी स्प्रे की तरफ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो इसके अंदर बी पार्ट लिखो इसका। बी पार्ट है भैया जी किसके लिए? गैल्वेनाइजिंग के लिए। किसके लिए है? गैल्वेनाइजिंग के लिए। अब देखो गैल्वेनाइजिंग क्या होती है, बताएगा कोई? और गैल्वेनाइजिंग में किस धातु की परत है वो चढ़ाई जाती है, बताओ? और किस प्रोसेस के बाद है वो परत चढ़ाई जाती है? देखो इस विधि में क्या होता है कि पिकलिंग प्रोसेस के बाद जिंक में डुबाकर, क्या पिकलिंग प्रोसेस के बाद धातु या जोब को जिंक में डुबाया जाता है, और ये प्राय किन पर की जाती है? संबंधित कार्यों के लिए, यानी जो बनावटी कार्य होते हैं, नट हो गया, बोल्ट हो गया आदि को नट क्या किससे? जंग से बचाने के लिए। ठीक है, तो इसमें लिखो, इसमें पिकलिंग के बाद, क्या पिकलिंग है? एक प्रोसेस है। ठीक है, क्या पिकलिंग के बाद जॉब को जिंक में डुबाया जाता है। यानी पिकलिंग प्रोसेस के बाद जॉब को किसमें डुबाया जाता है? जिंक में डुबाया जाता है। और जिंक में डुबाने के बाद क्या किया, मतलब जिंक में किसको डुबाया जाता है? जो आपके बनावटी कार्य होते हैं, यानी गेट हो गया। ठीक है, गेट के जो पार्ट्स हो गए, यानी बनावटी कार्यों नट बोल्ट आदि को जंग से बचाता है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रोसेस की तरफ। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं तीसरी विधि की तरफ, मेटालिक विधि। यानी कि ऐसी कौन सी तीसरी विधि है जिससे आप क्या कर सकते हो? मेटालिक विधि कर सकते हो, कोटिंग कर सकते हो। ठीक है, चलो तो लिखो, सी में आपको लिखना है क्लेडिंग। अब क्लेडिंग प्रोसेस है वो कैसे किया जाता है, यानी पहले क्या किया जाता है? क्लेडिंग प्रोसेस करने के लिए धातु को पहले रोलिंग और ड्राइंग करके की जाती है। ठीक है, और जंग से बचाया जाता है। तो इसमें लिखो, इस विधि में धातु को रोलिंग व ड्राइंग करके की जाती है। ठीक है, इसी के साथ साथ मैं आपको एक चौथी वीडियो बताता हूं, क्रोमाइजिंग। क्या? क्रोमाइजिंग। अब क्रोमाइजिंग में क्या होता है कि धातु पर क्या किया जाता है? जंग से बचाने के लिए क्रोमियम पाउडर का उपयोग किया जाता है। तो इसमें लिखो, धातु को जंग से बचाने के लिए क्रोमियम पाउडर का उपयोग। ठीक है, एक बार दोबारा देखो,
जो प्लेटिंग विधि होती है उसमें क्या किया जाता है कि इस विधि में धातु को रोलिंग में ड्राइंग करके क्या किया जाता है, जंग से बचाया जा सकता है। और इसमें जो क्रोमाइजिंग होती है उसमें क्या किया जाता है, क्रोमाइजिंग में धातु को जंग से बचाने के लिए जो आपका क्रोमियम पाउडर होता है, क्रोमियम पाउडर का उपयोग है वो किया जाता है जंग से बचाने के लिए। ठीक है, चलो तो ये होगी आपकी 4 विधि। आगे बढ़ते हैं 5वीं विधि की तरफ, इसे लिखो। आगे बढ़ते हैं आपकी 5वीं विधि की तरफ। 5वीं विधि आपकी केलोराइजिंग। तो इसमें लिखो ई की तरफ केलोराइजिंग। अब केलोराइजिंग क्या होता है, इस विधि में जंग से बचाने के लिए, किसी भी धातु को जंग से बचाने के लिए एल्युमिनियम पाउडर की क्या की जाती है, कोटिंग की जाती है। तो इसमें लिखो धातु को जंग से बचाने के लिए एल्युमिनियम पाउडर की कोटिंग की जाती है। ठीक है, और नंबर 5 की तरफ पढ़ते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ABCDEF। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो विधि है वो किसके लिए काम आती है, सजावटी सामान के लिए काम आती है। और ये विधि कैसे की जाती है इस विधि में क्या किया जाता है कि धातु को किस में डुबाया जाता है, इलेक्ट्रोलाइट में डुबाया जाता है। तो इसमें लिखो धातु को इलेक्ट्रोलाइट में डुबाया जाता है। ठीक है, किसमें डुबाया जाता है, इलेक्ट्रोलाइट में डुबाया जाता है। और ये किसके लिए काम आती है, सजावटी जो सजावटी सामान है उसके लिए काम आती है। तो इसमें लिखो यह सजावटी सामान के लिए काम आती है। ठीक है, चलो एक बार दोबारा बताता हूं। जो आपकी कैलोराइजिंग होती है वो किस धातु से, मतलब किस पाउडर से की जाती है, एल्युमिनियम पाउडर से की जाती है धातु को जंग से बचाने के लिए। जो आपकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है वो किससे की जाती है, इलेक्ट्रोलाइट से की जाती है। यानी इलेक्ट्रोलाइट को क्या किया जाता है, धातु के अंदर डुबाया जाता है, या मान लीजिए धातु को इलेक्ट्रोलाइट में डुबाया जाता है। और किसके लिए काम आता है, सजावटी सामान के लिए आते हैं। जो औरतें गहने आभूषण बैठती है नकली, वो उसके ऊपर जो सोने या चांदी की जो परत लगाई जाती है वो किससे लगाई जाती है, इलेक्ट्रोलाइट से लगाई जाती है। वो काफी टाइम तक वो उतरती नहीं है, उसका जीवन काल बड़ा रहता है। ठीक है, चलो लास्ट एंड फाइनल देखते हैं कौन सी है विधि, इसे लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज का आपका 2 टॉपिक लगभग शुरू करवा देंगे। एक तो अपना पूरा ही हो गया, कौन सा, प्रोटेक्टिव कोटिंग वाला। ठीक है, अब दूसरा टॉपिक शुरू करते हैं, बियरिंग। कॉपी, पेन, नाक, आंख, मुंह और आंखें सारी की सारी फोन के अंदर होनी चाहिए, हाथ पेन में होना चाहिए, पेन हाथ में होना चाहिए और कॉपी होनी चाहिए। जैसे जैसे नोट्स लिखाऊं और जैसे जैसे बोलूं आपके जहन और दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली चैप्टर है। ठीक है, इसके अंदर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन होते हैं। जो पीछे डीआरडीओ का जो पेपर होता है ना, उसमें तो बहुत ज्यादा मतलब इससे से प्रश्न उठे थे। ठीक है, आपका थ्रस्टल गियर कौन सा होता है, ठीक है, मतलब बहुत से प्रकार के मतलब प्रश्न आए थे इसके अंदर से। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डाल लो, बियरिंग। बियरिंग, अब बियरिंग क्या होता है बताएगा कोई? अब बियरिंग का उपयोग कैसे किया जाता है? बियरिंग का एकदम सीधा उपयोग किया जाता है क्या? जैसे आपका पंखा है, पंखे के अंदर बियरिंग लगा हुआ है तो वो सीधा ही लगा हुआ है क्या? सीधा लगा हुआ है? नहीं,
पहले क्या लगाई गई, एक लंबी शाफ्ट लगाई गई है, शाफ्ट के अंदर बेयरिंग लगाया और फिर बाद में क्या किया गया है, एक इंस्ट्रूमेंट को सेटअप किया गया। तो इसी प्रकार इसमें क्या होता है कि आपकी जो कार्यशाला होती है, कार्यशाला के अंदर किसी भी प्रकार का शक्ति या पावर को ट्रांसमिट करने के लिए उसका मेन मोटिव माध्यम क्या होता है, एक शाफ्ट होता है। क्योंकि शाफ्ट के ऊपर आप क्या कर सकते हो, किसी भी प्रकार की पुली सेट कर सकते हो, किसी भी प्रकार का गियर सेट कर सकते हो, किसी भी प्रकार की केम सेट कर सकते हो। ठीक है, अब उस शाफ्ट को आसानी से पकड़ने के लिए और उसे सहारा देने के लिए क्या सेट किया जाता है, बियरिंग सेट किया जाता है। ठीक है, जो बियरिंग सेट करने के बाद जो शाफ्ट है वो क्या होती है, अब अपने फ्री चाल में है वो चलने लगती है, उसको किसी भी दिशा में अपन सेट कर सकते हैं और बहुत ज्यादा आसानी होती है। तो उसे अपन क्या बोल सकते हैं, बियरिंग कहते हैं। ठीक है, चलो तो इसमें लिखते हैं इंट्रो में देखो लंबी लंबी किताबों में तो लंबी लंबी परिभाषाएं पढ़ी होगी, पर अपना सीधा सा मैं आपको दो परिभाषा लिखाऊंगा और वो लिखो। ठीक है, चलो क्या है, कार्यशाला में किसी भी प्रकार के पावर को ट्रांसमिट करने के लिए शाफ्ट का उपयोग किया जाता है, क्योंकि शाफ्ट के ऊपर पुली, गियर व केम को आसानी से सेट व उपयोग कर सकते हैं। क्या कह रहा है कि कार्यशाला में किसी भी प्रकार की पावर को ट्रांसमिट करने के लिए, मतलब किसी भी प्रकार की पावर को, किसी भी प्रकार के कार्य को एक जगह से दूसरे स्थान पर लाने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, शाफ्ट का यूज करते हैं। उस शाफ्ट का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि शाफ्ट के ऊपर अपन पुली, गियर, केम का आसानी से सेट में उसका उपयोग है वो कर सकते हैं। ठीक है, अब शाफ्ट को जिस माध्यम से पकड़ा जाता है वो क्या कहते, उसे क्या कहते हैं, बियरिंग कहते हैं। बियरिंग से क्या हो जाता है कि उसको पकड़ने और चलने में क्या मिलता है, सहारा मिलता है। ठीक है, चलो तो आगे लिखते हैं, जिस माध्यम से शाफ्ट को आसानी से पकड़ा व सहारा मिल सके उसे बियरिंग कहते हैं। इससे शाफ्ट फ्री चाल में चल सकता है। ठीक है, चलो एक बार दोबारा बताता हूं कि बीयरिंग क्या होता है, कि बीयरिंग का उपयोग और कहां किया जाता है। कार्यशाला में किसी भी प्रकार के पावर को ट्रांसमिट करने के लिए शाफ्ट माध्यम का उपयोग किया जाता है। शाफ्ट के ऊपर अपन पुली, गियर, केम इत्यादि को सेट कर सकते हैं और जो इसके ऊपर सेट करने के बाद क्या किया जाता है कि शाफ्ट को एक माध्यम है कि जिस माध्यम से शाफ्ट को पकड़ा वह सहारा मिल सके, उसे अपन क्या बोलते हैं, बेयरिंग, बेयरिंग बोलते हैं। और ये अगर उसके ऊपर सेट कर देते हैं, बेयरिंग उसके ऊपर सेट कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, शाफ्ट एक फ्री चाल में चलने लगती है। ठीक है, ये तो हुई एक पहली परिभाषा। आगे बढ़ते हैं दूसरी परिभाषा की तरफ, इसे लिखो। हाँ, आगे बढ़े, ये तो ये आपकी पहली परिभाषा। आगे बढ़ते हैं दूसरी परिभाषा की तरफ, डेफिनेशन।
बिल्कुल सरल एंड स्वीट स्टिक भाषा में अपन करेंगे बात। चलो, तो सेकंड नंबर पे लिखो डी। डी यानी डेफिनेशन। तो अब क्या होता है कि किसी मशीन के घूमते हुए भाग को आधार प्रदान करने के लिए और मशीनी भाग को अलाइनमेंट में रखने के लिए एक प्रयुक्त युक्ति का उपयोग किया जाता है, उसे बियरिंग कहते हैं। तो इसमें लिखो किसी मशीन के घूमने वाले भाग को आधार प्रदान करने के लिए क्या, किसी मशीन के घूमने वाले भाग को आधार प्रदान करने के लिए वह मशीनी भाग को सही अलाइनमेंट में रखने के लिए एक प्रयुक्त युक्ति या माध्यम का उपयोग किया जाता है। क्या कह रहा है, किसी मशीन के घूमने वाले भाग को आधार प्रदान करने के लिए, यानी कोई मशीन का जो नींव है वो क्या है, घूम रहा है। जैसे पंखा है, पंखे के जो नींव को आधार है, जो पंखा जो मतलब बड़ा सा होता है, उसका मेन बेस होता है, उसको घुमाने के लिए क्या करना पड़ता है कि आधार प्रदान करवाना पड़ता है, ठीक है। और मशीनी भाग को सही अलाइनमेंट में रखने के लिए, जब आपका पंखा घूमता है तो एक सीधे घूमता है, ऐसे डगमगाता नहीं है। डगमगाता कब है, जब आप बीच में हाथ लगा देते हो, वो अपना अलाइनमेंट है वो खो देता है, तब ऐसे डगमगाता है। अगर उसको एक सीध में चला के रखोगे तो वो बिल्कुल सीधा गोल चलता रहेगा। तो क्या कह रहा है कि घूमने वाले भाग को आधार प्रदान करने के लिए और मशीनी भाग को सही अलाइनमेंट में रखने के लिए प्रयुक्त युक्ति या माध्यम का उपयोग किया जाता है, जिसे बियरिंग कहते हैं, ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं कि बियरिंग का उपयोग है वो क्यों किया जाता है, या किस लिए बियरिंग का चयन है किया जाता है, या बियरिंग को क्यों अपन काम में लेते हैं, ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं कि उपयोग है वो किस लिए किए जाते हैं, मेन मोटिव है वो क्यों नहीं किए जाते हैं। वैसे तो अपन बहुत काम के लिए इस बियरिंग का उपयोग है वो करते हैं, पंखे में करते हैं, या और भी कुछ, मतलब जो गाड़ी घरों में जो बच्चे गाड़ी बनाते हैं उसमें भी आजकल करने में लगे हैं। पहले तो क्या करते थे, चप्पल के टायर बनाते थे, चप्पल को बीच में से काट के टायर बना देते थे, ठीक है। तो इसमें लिखो उपयोग, ठीक है। अब क्या किया जाता है, मैं मतलब बढ़िया सा उपयोग बताता हूं कि शाफ्ट को सहारा देने के लिए। सबसे पहले क्या है, शाफ्ट को सहारा देने के लिए, क्या, शाफ्ट को सहारा देने के लिए, ठीक है। दूसरा, शाफ्ट को पकड़ने के लिए और गाइड करने के लिए, क्या, शाफ्ट को पकड़ने व गाइड के लिए, ठीक है। तीसरा मैन इंपॉर्टेंट है, गति के समय, जब आपका पंखा घूम रहा है, गति कर रहा है, उसके समय जो रगड़क में गर्मी पैदा होती है उसको कम करने के लिए, ठीक है। तो इसमें लिखो, गति के समय पैदा होने वाली रगड़ को, पैदा होने वाली गर्मी या रगड़ को कम करने के लिए, ठीक है। क्या कह रहा है कि गति के समय पैदा होने वाली रगड़ को, यानी घर्षण को कम करने के लिए शाफ्ट का उपयोग है वो किया जाता है,
ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं बियरिंग के वर्गीकरण। अब बियरिंग के वर्गीकरण से ही पढ़ेंगे कि जो बियरिंग होते हैं वो कितने आकार के होते हैं, भार मतलब कौन कौन सा भार है वो लोड कर सकते हैं, यानी लोड वाले बियरिंग, और आपके घर्षण वाले बियरिंग। ठीक है, यानी आपका एंटी फ्रिक्शन हो गया, फ्रिक्शन हो गया, ये वाली जो है चीज अपन पढ़ेंगे। ठीक है, चलो तो हेडिंग डालो, बियरिंग का वर्गीकरण या बियरिंग के वर्गीकरण। देखो, बियरिंग के वर्गीकरण। अब बियरिंग के वर्गीकरण सबसे पहले आप क्या पढ़ेंगे बियरिंग के वर्गीकरण में, आकार के आधार पर। तो लिखो, आकार के आधार पर। अब आकार के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा होता है, सबसे पहला होता है आपका चपटे आकार का बियरिंग, यानी चपटे आकार का बियरिंग। जो क्या होते हैं, चपटे आकार के होते हैं, जो किसमें काम आते हैं, जो स्लाइड्स पार्ट्स होते हैं उनको सहारा देते हैं, यानी जो स्लाइड करने वाले पार्ट्स होते हैं उनको सहारा देते हैं। इनका दूसरा नाम स्लाइड बियरिंग और गाइड बियरिंग रखा गया। तो इसमें लिखो, ये बियरिंग स्लाइड करने वाले पार्ट्स को सहारा प्रदान करते हैं। ठीक है, दूसरा इनका या इसका अन्य नाम स्लाइड बियरिंग व गाइड बियरिंग भी है। मतलब जो आपके चपटे बियरिंग होते हैं वो क्या काम करते हैं, जो स्लाइड्स करने वाले पार्ट्स होते हैं, मतलब ऐसे जो स्लाइड्स करते हैं उन पार्ट्स को सहारा देने के लिए काम आते हैं। और इनका दूसरा नाम क्या रखा गया है, इसका एक नाम तो है स्लाइड बियरिंग और दूसरा नाम है गाइड बियरिंग। यानी स्लाइड बियरिंग यानी स्लाइड्स को क्या करते हैं, सहारा प्रदान करते हैं, गाइड बियरिंग यानी सहारा प्रदान करते हैं। ठीक है, तो इसमें आगे बढ़ते हैं गोल आकार के बियरिंग, इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, चले आगे बढ़ते हैं। तो यहां से ये इतना मिटा देते हैं अपन। चलो, तो इसमें लिखो बी गोलाकार। अब गोलाकार में क्या होता है कि ये गोल आकार के होते हैं, ये गोल आकार के होते हैं। ठीक है, किस आकार के होते हैं, ये गोल आकार के होते हैं और मशीन में घूमते हुए पार्ट्स को सहारा देते हैं। यानी ये मशीन में घूमते हुए पार्ट्स को सहारा देते हैं। ठीक है, यानी गोल आकार के बियरिंग क्या होते हैं, गोलाकार होते हैं और ये जो मशीन में जो पार्ट्स घूमते हैं ना उनको सहारा देते हैं। ठीक है, जैसे कि अब मैं एक पंखे का उदाहरण लेके बैठा हूं ना, क्या पंखा है, पंखा क्या घूमता है, ऊपर की शाफ्ट है वो भी घूमती है, तो बियरिंग क्या करेगा, घूमेगा, तभी जो नीचे वाला जो आधार बेस है उसको घुमाएगा, तो क्या है कि घूमने वाले पार्ट्स को सहारा प्रदान करता है और घुमाता है। ठीक है, तो आज की क्लास आपकी इतनी ही, और बाकी अपन कल पढ़ेंगे भार के आधार पर और घर्षण के आधार पर, जो बड़ी लंबी क्लास हो जाएगी। इसके अंदर आपने दो टॉपिक है, वो एक टॉपिक पूरा कर दिया और दूसरा टॉपिक का शुरू कर दिया। ठीक है, तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। तो क्लास अगर आपको बढ़िया लगे तो लास्ट तक देखो, तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।